नेपाल की राजधानी काठमांडू जहां हर रोज जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर चलती है, लेकिन साल 1980 के दशक में एक ठंडी सुबह इस शहर की गलियों में ऐसा तूफान उठा जिसने नेपाल के समाज, राजनीति और प्रशासन सबको हिलाकर रख दिया। तीन मासूम लड़कियां नमिता भंडारी, सुनीता भंडारी और नीरा पाराजुली अचानक रहस्यमयी तरीके से अब गायब हो गई और इनकी तलाश करते करते पुलिस और परिवार जिसके गहरे अंधेरे में उतरे, वहां से सिर्फ खून, साजिश और डर की गंध आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद वन विभाग के अधिकारी चूड़ामणि बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये कत्ल, ये गायब होना और इसके पीछे छुपे नवा नेपाल की सियासत को लेकर वहां के न्याय तंत्र तक हर किसी प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे नेपाल के सबसे चर्चित और डरावने केस की उस काली गलियों में जहां मासूमियों की चीखें और सत्ता की साजिशें आपसे टकराती हैं। और कहानी सिर्फ तीन लड़कियों की गुमशुदगी की नहीं है, यह कहानी है पूरे नेपाल के अंतर्गत जिसकी नमिता, सुनीता और नीरा तीनों छात्रा हैं। अपने स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौटने का रास्ता तय कर रही थी, लेकिन अचानक काठमांडू की उन गलियों में उनका कोई पता नहीं चला। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद वे किसी दोस्त के घर चली गई हो, लेकिन घंटों बीतते गए और कोई खबर नहीं आई। परिवार की चिंता बढ़ती गई और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़कियां का मोबाइल स्विच ऑफ था, उन्होंने बैग और व्यक्तिगत सामान घर में ही छोड़ दिए और यह पहली बड़ी चेतावनी थी कि मामला साधारण नहीं है। पुलिस ने तुरंत आसपास की सीसीटीवी जो फुटेज और गवाहों से पूछताछ शुरू की। कुछ पड़ोसी याद करते हैं कि तीनों लड़कियां एक अज्ञात वाहन के पास खड़ी दिखाई दी थी, लेकिन वाहन किसने चलाया इसका कोई सुराग नहीं मिला। यहीं से शुरू हुई नेपाल की सबसे भयानक जांच, जो धीरे धीरे वन विभाग के अधिकारी चूड़ामणि की हत्या तक पहुंच जाती है और इस कत्ल ने इसके केस को सिर्फ एक गायब होने वाली कहानी से बदलकर राष्ट्रीय लेवल की साजिश और भयावहता में बदल दिया। पड़ोसी बताते हैं कि उस समय काठमांडू की गलियां अजीब तरह की चुप्पी में डूबी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा हर कोने में झांक रहा हो। और यह चुप्पी नेपाल की पुलिस के लिए पहला इशारा था कि यह केस सिर्फ आम बच्चों की गुमशुदगी नहीं है। जैसे ही लड़कियां गुमशुदगी की खबर फैली, नेपाल के वन विभाग के अधिकारी चूड़ामणि इस केस की जांच में जुट गए। चूड़ामणि का काम था जंगलों और ग्रामीण इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, लेकिन अचानक चूड़ामणि की हत्या का मामला सामने आया और पूरी काठमांडू पुलिस चौंक गई। मामले की जांच में पता चला कि उनकी हत्या में इस्तेमाल तरीका बेहद सुनियोजित था, जिससे साफ था कि यह सिर्फ कोई आम आदमी अपराध नहीं है। हत्या के बाद पुलिस ने पाया कि चूड़ामणि ने लड़कियों के गायब होने के केस में महत्वपूर्ण सुराग जुटाए थे, जो किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक गवाह के अनुसार चूड़ामणि आखिरकार बार यानी जंगल की उसको जाते हुए देखा, जहां लड़कियों की ओर जो आखिरी निशान मिले थे, और यही जंगल अब भूतियों, रहस्य और छुपे हुए खतरों का केंद्र बन गया। इस हत्या ने केस को राष्ट्रीय सतर्क पर सेंसिटिव मामला बताया। अब पुलिस सिर्फ तीन लड़कियों की तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि एक जालसाजी और हत्या की गुत्थी को सुलझा रही थी। गायब होने वाली लड़कियों के परिवार, पड़ोसी और मीडिया सभी इस केस को यानी लेकर सस्पेंस और में डर में डूब गए थे। सवाल भी है उठने लगे कि क्या लड़कियों की गुमशुदगी और चूड़ामणि की हत्या संधि या साजिश का हिस्सा है। पुलिस की टीम ने उसी रात में जांच को तीन हिस्सों में बांट दिया: लड़कियों का ट्रैक, हत्या का ट्रैक और संदिग्ध व्यक्तियों की सूची। और यही समय था जब नेपाल की अदालत और पुलिस के बीच यानी कड़ी टकराव की स्थिति बन गई। जैसे ही पुलिस ने चूड़ामणि की हत्या और लड़कियों की गुमशुदगी को जोड़कर जांच तेज की, संदिग्धों की एक लंबी सूची सामने आई। पड़ोसियों की बातें, सीसीटीवी फुटेज और जंगल में जुटाई गई सुराग, हर चीज यानी टीम के लिए एक पहेली की तरह बन गई। सबसे बड़ा बड़ा जो सुराग मिला गांव के एक स्थानीय व्यक्ति से, जिसे अक्सर लड़कियों के आसपास देखा गया था। पुलिस ने उसकी तलाश ली तो संदिग्ध जो वस्तुएं मिली, जिनमें उन लड़कियों की कुछ व्यक्तिगत चीजें और यानी नकली दस्तावेज शामिल थे। फिर क्या था, जांच का रफ्तार तेज हो गया। पहली बड़ी गिरफ्तारी उसी रात जब संदिग्ध पुलिस ने अपने घर से पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि उसका इस मामले से सीधा जुड़ाव था और वह लड़कियों के गायब होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण सुरागों को छुपा रहा था। इसी गिरफ्तारी ने पूरे काठमांडू में एक सस्पेंस का माहौल बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की हर नई अपडेट को सांस रोक कर देख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी उलझन अभी बाकी थी। पुलिस को भी यह पता लगाना था कि क्या यह सिर्फ एक स्थानीय अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसी दौरान पुलिस ने पाया कि कई स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीण के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिससे केस और भी पेचीदा होता गया। यानी जांच के अगले दिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डाटा की मदद से संदिग्ध की पूरी गतिविधियों को यानी रूट मैप बनाया और यही मैप उन्हें सीधे गुमशुदा लड़कियों को अंतिम लोकेशन तक ले गया। और यहीं से शुरू हुआ अगला और सबसे रोमांचक मोड़, जंगल में खतरनाक खोज यानी अभियान। और अभियान के अगले दिन यानी सुबह ही पुलिस ने विशेष खोज टीम का गठन किया और सीधे जंगल की ओर रवाना हुई। यह वही जंगल था जिस स्थानीय लोग भूतिया और खतरनाक मानते थे। हर कदम पर टीम को यह डर सताता रहा
कि कहीं कोई अचानक हमला या फेंक टैप न लगे। जंगल में कई घंटों तक तलाश के बाद टीम को कुछ जो ताजगी भरे निशाने मिले, जैसे हाल ही में कोई वहां से गुजरा हो। मिट्टी में पड़े जूतों के निशान और कुछ टूटी हुई शाखाएं ये सबूत दे रही थी कि लड़कियां जंगल की ओर खींची गई थी। तभी जो खोज टीम के एक पुराना शेड और छोटे तालाब में पास में छुपी थी बैग मिली। बैग में लड़कियों की कुछ पहचान योग्य चीजें और मोबाइल के कुछ ट्रे हुए पार्ट्स पाए गए। यह पहला ठोस सुराग था कि लड़कियां वास्तव में सिर्फ गायब नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उन्हें जंगल में फंसाया था। जंगल में खोज अभियान के दौरान टीम ने पाया कि कई जगह रात में आग के निशान और असामान्य गड्ढे हैं। ये संकेत है कि अपराधी ने लड़कियों को डराने और पकड़ने के लिए जानबूझकर जाल बिछाए थे। इस खोज अभियान ने केस को जो एक यानी दमदार नया मोड़ दिया और पुलिस के हाथ में सिर्फ एक रास्ता बचा था, संदिग्ध की गिरफ्तारी उसी सीधे जंगल के वास्तविक अपराध स्थल तक ले जाना। जैसे जैसे टीम गहरे जंगल में गई, मॉडल गांव वालों की गवाहियां और डिजिटल यानी फोरेंसिक डेटा से जुड़े सुराग भी सामने आने लगे। यह कैसा भी सिर्फ गायब होने की घटना नहीं रह गया था, बल्कि एक संगठित अपराध और हत्या की कहानी में बदल चुका था। अब सवाल यह था कि क्या पुलिस समय रहते हुए लड़कियों को सुरक्षित निकाल पाएगी, या जंगल के खतरनाक सुरागों ने एक नई संकट की ओर ले जाएगी। जंगल में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया। उनका नाम था रमेश गरुड़, जो कि स्थानीय इलाकों में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। शुरुआती पूछताछ में उसने काफी झूठ बोला, लेकिन डिजिटल फोरेंसिक और गवाहियों ने उसे पकड़ लिया। संदिग्ध ने धीरे धीरे अपने जो साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि नमिता, सुनीता और नीरा उसने जो पैसे के लालच और बदले की यानी भावनाओं को चलते फंसाया था। जंगल में उन्हें बंद कर दिया गया और भागने की कोई राह नहीं थी। उसकी योजना थी कि किसी भी हालत में यह केस यानी स्थानीय पुलिस के हाथ न लगे। पुलिस ने तुरंत जंगल में सुरक्षा बलों के साथ यानी सर्च ऑपरेशन तेज किया। एक घने पेड़ वाले क्षेत्रों में लड़कियों की जो सुनवाई देने वाली आवाजें मिली। टीम ने घेराबंदी करके धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। लड़कियों का डर और थकावट के बावजूद सुरक्षित थी, लेकिन उनका मनोबल यानी बेहद गिरा हुआ था। और उसके बाद मामला और जटिल होता गया, जब पुलिस ने यह पता लगाया कि वन विभाग के अधिकारी चूड़ामणि की हत्या इसी संदिग्ध ने कर दी थी। उसका मकसद था कि अगर अधिकारी ने कुछ पूछा तो वह सबूत मिटा सकेंगे। और यह हत्याकांड सभी के लिए यानी चौंकाने वाला था, क्योंकि चूड़ामणि का नाम केस में सबसे भरोसेमंद गवाह था। अतः पुलिस ने पूरे इलाके में फोरेंसिक और डिजिटल जांच के बाद सबूत इकट्ठे किए। रमेश गुरुड़ को सख्त सजा की मांग की, साथ में कोर्ट पेश किया गया। लड़कियों के परिवार को राहत मिली और यानी पूरे नेपाल में यह केस अब तक एक चेतावनी बनकर उभरा कि किस तरह चतुराई और यानी अपराध को संयोजित में लाया जा सकता है। अब सवाल यह था कि क्या नेपाल की न्याय प्रणाली इस केस में लड़कियों और अन्य यानी पीड़ितों को सही न्याय दिला पाएगी। यह घटना सिर्फ एक काला अध्याय बनकर इतिहास में दर्ज होगी। मामले की सुनवाई लंबी और तनावपूर्ण रही। अदालत में रमेश गरुड़ के खिलाफ सबूत पेश किए गए। वहीं डिजिटल ट्रेल, फोरेंसिक रिपोर्ट और जंगल से बरामद आइटम्स, कोर्ट ने संदिग्ध के यानी काले इरादों, निर्दय कदमों को ध्यान में रखते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई। नेपाल में यह केस समाज में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया ने इसे बड़े पैमाने में कवर किया। लोग चर्चा करने लगे कि कैसे जंगल और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपराध की जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। लड़कियों परिवारों को न्याय मिलने के बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो मानसिक चोट अभी भी बनी रही। स्कूल और स्थानीय समुदाय ने लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। नेपाल सरकार ने भी जो वन इलाकों में सुरक्षा उपाय बढ़ाए और युवा में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किए। इस केस ने यह संदेश दिया कि छोटा सा अपराध भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है, और यदि सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो जीवन और इंसानियत पर गहरा असर पड़ता है। अतः यह मामला नेपाल के सबसे चर्चित केसों में दर्ज हो गया। न केवल हत्याकांड और अपहरण की वजह से, बल्कि न्याय पाने और सामाजिक सुरक्षा को महत्व को उजागर करने का कारण था। और यह कहानी अब देश और दुनिया के लिए एक चेतावनी और सीख बन चुकी है। लोगों ने समझा कि अपराध और न्याय के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सच्चाई और धैर्य से न्याय हमेशा जीतता है। नेपाल के इतिहास में यह केस हमेशा याद रखा जाएगा कि एक डरावनी कहानी जिसे समाज को जागरूक किया और न्याय की शक्ति दिखाई। जय हिंद, जय भारत।